आज हमारा फंक्शन का लेक्चर 2 जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन था उसी को कंटिन्यू करेंगे। उस दिन एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था और जो मैंने बोला था आपको डाउट्स वगैरह पूछने के लिए, अपने काफ़ी डाउट्स आया और कुछ मिस्टेक्स भी हो गया था लेक्चर 1 में। सिली मिस्टेक्स कुछ हो गया था, उस चीज़ को मैंने आपको बोला था ध्यान देने के लिए, तो आप दिए होंगे उस चीज़ को। बाकी जैसे एक जगह पे वो जो 1-1 फंक्शन प्रूफ करने का जो सेकंड पार्ट था, यानी कि ये होना चाहिए था कि इफ x1 नॉट इक्वल्स टू x2 देन fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2। उस चीज को मैंने बोल दिया था कि fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2 इंप्लाइज x1 नॉट इक्वल्स टू x2, जो कि ऑब्वियस चीजें है ना, वो आप सभी को समझ आता है। दूसरी बात है कि एक और जगह पे लिख दिया था शायद कि ऑन टू होना चाहिए था, 1-1 लिख दिया था, उस चीज को भी आप सही कर लीजिएगा। और एक और चीज लिख दिया था शायद कहीं पे और डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए था, तो मैंने ऑन 1-1 लिख दिया। तो ये सारे 2-3 छोटे मोटे सिलेबिस्टिक्स हो गया, वो आप सही कर लीजिएगा, उतना आपके अंदर समझ है। बट अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक क्वेश्चन पे फोकस करना है, किस प्रकार से इस टॉपिक के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, और उसी चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे और ध्यान से आपको भी समझना है। ठीक, तो अगर मैं एक बार थोड़ा बहुत 2 मिनट के अंदर रिवीजन करने की बात करूं, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में क्या होते हैं सर, टाइप्स। एक होता है आपका 1-1 फंक्शन या फिर मैनी वन फंक्शन, जिसको अपन इंजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका ऑन टू फंक्शन होगा या फिर इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, तो 1-1 मैनी वन क्या था, अगर फंक्शन जो है वो 1-1 यानी कि एक इनपुट के हिसाब से x का किसी पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से एक ही आउटपुट दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर एक इनपुट के हिसाब से एक ही आउटपुट दे रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन। ठीक है, अगर मल्टीपल इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी एक एलिमेंट कोडोमेन से उठाने के बाद अगर उसका एक से ज्यादा प्री इमेज अगर आपको मिल रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी टू वन कहलाएगा। ठीक है, फंक्शन तब 1-1 नहीं होगा। ठीक बात है। तो हमने ये भी देखे थे उस दिन अच्छे से कि जब हम चेक करते तो किस प्रकार से उसको चेक करते कि वेदर फंक्शन इज 1-1 और नॉट। तो आप यहां पे देख सकते हो कि अगर हम fx1 और fx2 को इक्वल मान देते हैं, ठीक है, और अगर हमें x1 और x2 इक्वल मिल जाता है फॉर ऑल x1, x2 belongs to domain of the function, तब जाकर के आपका फंक्शन 1-1 कहलाएगा। या फिर अगर आप ऐसे मानते हो कि x1 और x2 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और आपको ये इंप्लाई किया जाता है, ये कंसीडर करके अगर आपको ये मिल जाता है कि fx1 और fx2 भी इक्वल नहीं है, फॉर ऑल x1, x2 belongs to domain of the function, तब भी आप बोल सकते हो कि फंक्शन आपका 1-1 है। समझ आ रहा है मेरी बात? यहां पे देखो कि एक चीज मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। अगर x1 और x2 इक्वल होता है और f एक फंक्शन होता है, तो fx1 और fx2 तो ऐसे ही इक्वल होगा ना, चाहे कुछ भी फंक्शन हो, 1-1 मैनी वन, ऑन टू, इनटू, कुछ भी हो जाए। x1 x2 अगर इनपुट्स इक्वल है तो फंक्शन ऑपरेट करने के बाद आउटपुट्स भी क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे, अगर f एक फंक्शन है तो। ये तो ऑब्वियस है। और अगर फंक्शन इक्वल नहीं है तो किसी भी हालत में उनका इनपुट्स भी इक्वल नहीं आ सकते। मतलब ये दोनों ऑब्वियस है, ये किसी भी फंक्शन के लिए वैलिड है। बट ये दोनों चीज तभी वैलिड है जब आपका फंक्शन सिर्फ एक ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं, एक 1-1 फंक्शन हो जाए। समझ में आ रहा है मेरी बात है? यानी कि fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2 इंप्लाई x1 नॉट इक्वल्स टू x2, ये ऑब्वियस है, ये समझ आता है आपको। x1 इक्वल टू x2, fx1 इक्वल टू fx2 होगा ही होगा, हर फंक्शन के लिए होगा। बट ये दोनों सिर्फ 1-1 फंक्शन के लिए ही होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझिए और याद रखने का कोशिश कीजिए। कहने का मतलब है कि सर अगर आपको 1-1 मैनी वन जेई वगैरह में चेक करना है तो क्या करोगे सर, तो सबसे पहले बेसिक फंडा क्या सोचेंगे, ग्राफिकल मेथड, मोनोटोनिसिटी, वो सब तो है ही। उससे पहले भी अगर उससे भी जल्दी करना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि ऐसा कोई भी 2x का वैल्यू निकाल के दिखा दोगे जिसका आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर आपने वो चीज कर लिए तो आपका फंक्शन क्या प्रूफ हो गया, मैनी वन। समझ में आ रहा है ना? और अगर आप ये चीज प्रूफ नहीं कर पाते हो तब आपको मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन दिखाना पड़ेगा यूजिंग दिस रूल, और आप बोल सकते हो कि आपका फंक्शन जो है वो क्या है, 1-1 है। समझ में आ रहा है ना? अगर मैनी वन दिख रहा है तो डायरेक्टली दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर मैनी वन नहीं दिख रहा है तो आपको ये चीज यूज करके 1-1 प्रूफ करना होगा।
समझ आता है मेरी बात? दूसरा जो हमने स्टडी किया था वो क्या था? ग्राफिकल मेथड या फिर ग्राफिकल जो भी एनालिसिस था। समझ में आया ना कि आपको अगर फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है या फिर फंक्शन का ग्राफ ऑलरेडी आपके पास है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, समझ में आ रहा है ना, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन का उस ग्राफ के साथ एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया उस पर्टिकुलर डोमेन में, जिस डोमेन में आपको फंक्शन का वन वन मैनी वन चेक करने के लिए बोला गया है, तब जाकर के आपका फंक्शन हो जाएगा मैनी टू वन। क्योंकि अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है, इसका मतलब यही निकलेगा कि मल्टीपल इनपुट से अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता है, तो इसका मतलब यही निकलेगा कि मल्टीपल इनपुट से एक ही आउटपुट हमें मिल रहा है, जो कि एक मैनी टू वन फंक्शन का पहचान है। समझ आता है ये बातें? ठीक है। और उसके बाद इसी चीज से हमें नया चीज पता चला था कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप मोनोटोनिसिटी को यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फंक्शन जो है उसको डिफरेंशिएट करना आसान है तो आप करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिफरेंशिएट करना टाइम कंज्यूमिंग है तो स्किप मारो उसको भी और डायरेक्टली बेसिक फंडा जो है कि मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट, उस चीज से हम उसको चेक करेंगे। अपन देखेंगे किस प्रकार से करते हैं। और मोनोटोनिसिटी का अगर बात करें तो मोनोटोनिसिटी ने यह बताया था कि अगर जहां जहां पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं उसी जगह पे आप बोल रहे हो कि फंक्शन वन वन है। और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे आ सकता है? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसी जगह पे आ सकता है जहां पे ग्राफ आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अगर जिस डोमेन में आपको फंक्शन वन वन मैनी वन पूछा गया है, उसी डोमेन में अगर आपका फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तब जाकर के आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी टू वन। मान लीजिए आपको यहां से यहां तक वन वन मैनी वन चेक करने के लिए पूछा गया है और इस जगह पे आपका फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो लाइन खींचोगे तो एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी टू वन हो जाएगा। बट अगर इस जोन पे फंक्शन जो है वो सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है या फिर सिर्फ डिक्रीज ही हो रहा है, तो फंक्शन क्या होगा? वन टू वन होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उस इंटरवल में। ठीक है सर। और इस चीज को अपन डिस्कस कैसे करते हैं? अगर इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा? या तो dy बाई dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर आपका dy बाई dx जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। वो क्यों होगा मैं आपको लेक्चर 1 में अच्छे से समझा के दिया था। ठीक है सर। अभी कुछ बच्चों ने मुझे ये कंफ्यूजन पूछा है, सर ये इक्वालिटी का क्या चक्कर है, हमें समझा दो। समझ में आया ना? ये इक्वालिटी का क्या चक्कर है? ये इक्वालिटी क्यों लगा रहे हो? अगर आप ये इक्वालिटी लगा रहे हो तो आप ये बोल रहे हो कि dy बाई dx 0 भी हो सकता है। सर मैंने मान लिया कि x बिलोंग्स टू 1 से 2, इस पूरा इंटरवल के लिए dy बाई dx 0 है। मतलब आपका फंक्शन जो है वो क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है, तभी तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा ना। मतलब कहानी कुछ इस प्रकार से हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल इनपुट में अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो x के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करेगा ना। x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, आंसर तो कांस्टेंट आएगा। मतलब कि आंसर ऐसे जाएगा, मतलब मल्टीपल इनपुट में तो तब एक आउटपुट आ जाएगा। तो आप क्यों बोल रहे हो कि अगर dy बाई dx इक्वल टू 0 है तो फंक्शन आपका 1 1 होगा? ये तो नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पे अपन करेंगे। देखो मैंने आपको ये बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी ये चीज आपको अच्छे से समझ आ जाएगा बाद में जाकर के जब आप मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सर अभी क्या हमें ये चीज छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं बोल रहा हूं कि dy बाई dx इक्वल टू 0 जो होगा वो किसी पर्टिकुलर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट में होगा, उससे ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा पॉइंट में अगर dy बाई dx 0 हो गया मतलब एक से ज्यादा पॉइंट में आउटपुट सेम आएगा। मान लो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 उस किसी इंटरवल में पूछा गया और x इक्वल टू 1 और 2 दोनों वैल्यू पे क्या आ रहा है? सेम आउटपुट आ रहा है। अब dy बाई dx 0 आ रहा है, उसका मतलब क्या है? ये कांस्टेंट था। समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? क्लियर है? और ये नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि मान लीजिए x इक्वल टू 1 में फंक्शन का वैल्यू था 5 और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू है 6, तब दोनों जगह भी तो dy बाई dx 0 आएगा ना। ठीक है। तो इस चीज पे, ये इक्वालिटी वाले केस में आपको थोड़ा ध्यान दे करके सोचना पड़ेगा। वैसे के लिए यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कि किसी मल्टीपल इनपुट में सेम आउटपुट, मतलब किसी भी dy बाई dx 0 होने का मतलब क्या है? फ्लैटनिंग ऑफ कर्व। मतलब समझते हो ना कि टेंजेंट अगर खींचोगे तो क्या आ जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। मतलब इस हिस्से में टेंजेंट अगर खींचोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, ऑब्वियस है। तो ऐसा चीज किसी इंटरवल के लिए नहीं हो सकता।
है ना। जैसे आपको पता है कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और 1 to 1 भी है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? ये होता है उसका कर्व, समझ में आया ना। बट आप डिफरेंशिएट करो इसको तो आपको क्या मिलेगा, 3x² मिलेगा। ये जीरो होता है, कहां पे होता है, सिर्फ एक वैल्यू पे होता है, x इक्वल टू 0। समझ में आया? सिर्फ एक वैल्यू पे अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, तीन वैल्यू पे भी कांस्टेंट आंसर आ सकता है। बट अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो तीनों जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस जगह पे डेरिवेटिव 0 देख करके आप क्या बोल देंगे कि फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा? नहीं, आप गलत कर देंगे तब, ठीक है ना। तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि x इक्वल टू 1 पे तो 5 था, x इक्वल टू 2 पे तो 6 था, सेम तो नहीं था आउटपुट। समझ आ रहा है ना। तो उस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके सोचना पड़ेगा। वो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है। समझ में आ रहा है ना। जो बेसिक फंडा है वही सबसे ज्यादा काम में आता है कि मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट अगर मिल गया, सर्च करो मैनी वन के लिए, क्वेश्चन देखो, उसमें घुसो, मैनी वन को ढूंढने के लिए मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है कर दो 1 to 1, अगर बोर्ड्स में आया तो ठीक है। अगर जेई पे आया तो ग्राफ आता है तो ठीक है, अगर ग्राफ नहीं आता तो डिफरेंशिएशन यूज करो, कोई इश्यू नहीं है सर। समझ आ रहा है ना मेरी बात। तो ये हो गया था हमारा 1 1 मैनी वन का फंडा। उसके बाद हमने ये भी कुछ नोट्स वगैरह देख लिए थे कि लीनियर बाय लीनियर हमेशा 1 1 होगा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन फैक्टर हमेशा मैनी वन होगा, फिर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ये सारे कहानी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑन टू फंक्शन या फिर इनटू फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली सर ये बता दो कि ऑन टू फंक्शन या फिर इनटू फंक्शन क्या होता है। देखो, ऑन टू फंक्शन वही फंक्शन होता है जिसमें रेंज और कोडोमेन क्या होता है, सेम होता है। सिंपल सा इतना चीज। क्वेश्चन में हमेशा कोडोमेन गिवन रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन विदाउट कोडोमेन डिफाइन ही नहीं होता है। कोडोमेन तो क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। आपको बस फंक्शन का ये चेक करना है कि जो कोडोमेन दिया हुआ है वो कोडोमेन क्या उस फंक्शन का रेंज है या नहीं। उसके लिए आप रेंज निकालो तो भी ठीक है, बिना निकाले भी कर सकते हो अगर आपके पास उतना एप्टीट्यूड है तो। समझ में आया ना। एक पन्ना लगा करके जो फंक्शन में रेंज निकालना सिखाया था वो अप्लाई करना हर जगह पे जरूरी थोड़ी ना। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, ठीक है। वो तो प्योर रेंज का क्वेश्चन आया तो ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन डिजाइन होगा जो आपको रेंज निकालने के लिए शायद इतना टाइम वेस्ट नहीं करवाएगा। समझ में आया। और जिस बच्चे को एप्टीट्यूड नहीं है, उसके पास वो नॉलेज नहीं है, तब तो वो रेंज निकालते रह जाएगा और फंस जाएगा, पूरे तरीके से समय बर्बाद कर देगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। तो कहने का मतलब है कि अगर रेंज और कोडोमेन जो है वो अगर इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अगर नहीं है तो फंक्शन इनटू होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऑड डिग्री और इवन डिग्री का अपन बात कर चुके हैं। ऑड डिग्री इवन डिग्री में अच्छे से मैं आपको बोल चुका हूँ कौन इनटू होता है, कौन इनटू होता ऑन टू होता है। और उसके बाद हमने ये भी बोला था कि जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको हम बाइसेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन निकालने का मेथड मैंने बताया था कि अगर रेंज निकालो उसको कोडोमेन के साथ इक्वेट कर दो, अगर इक्वल है तो प्रूफ हो गया ऑन टू। अदरवाइज एक बोर्ड वाला मेथड भी बताया था जहां पे आपको कोडोमेन से कोई एलिमेंट कंसीडर करना होता है सच दैट y इज इक्वल टू fx। फिर आप x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करते हो और फिर ये दिखाने का कोशिश करते हो कि कोडोमेन का यानी कि जो आपने कंसीडर किए फॉर स्मॉल y कैपिटल बिलोंग्स टू कोडोमेन कैपिटल Y, there exists an x belongs to capital X। मतलब इस चीज के हिसाब से जो भी x एग्जिस्ट करेगा वो डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए। नहीं आ रहा मेरी बात समझ में, ठीक है ना। इस चीज के हिसाब से मतलब y बिलोंग्स टू आप तो x इज ए फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करोगे ना, यहाँ पे y का कोडोमेन का सारा वैल्यू y के जगह पे रखने के बाद जो x निकलना चाहिए वो क्या है, डोमेन का एलिमेंट ही होना चाहिए। डोमेन का बाहर का एलिमेंट अगर हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ऑन टू नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है ना मेरी बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन टू इनटू चेक करने का फंडा, मैं बता दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका एक और बेसिक बात है, ठीक है। अभी मैं शीट में देख लेता हूँ एक आध बार, थियरी वगैरह अगर कुछ मिस हुआ है तो बता देता हूँ उस जगह पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दिया गया था कि 1 1 मैनी वन का डेफिनेशन, वही मेथड्स कैसे आप चेक करोगे, ठीक है ना। फिर आपके पास आया है यहाँ पे वही सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है ना। अलग अलग फंक्शंस जो मैंने बात किया था उस दिन, ट्रिग्नोमेट्रिक, जीआई, फ्रैक्शनल, ये सब का 1 1 मैनी वन चेक करना, ठीक है। तो ये भी हो गया है सर, ठीक है। उसके बाद नोट में पॉइंट नंबर 5 भी है। हाँ, पॉइंट नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि एनी
any continuous function fx that has at least one local maximum or minima is many one। ऑब्वियस चीज है ना। अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है जो अपना डोमेन में, अगर यहाँ पे 1 1 मैनी 1 पूछा गया है और इस इंटरवल में अगर उसके पास कोई भी मैक्सिमा है या फिर कोई भी मिनिमा है, तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या होगा, मैनी 1 होगा, क्योंकि मैक्सिमा या फिर मिनिमा अटेन करने के लिए उसको टर्न तो करना ही होगा ना। बिना टर्न किए तो वो मैक्सिमा या फिर मिनिमा अटेन ही नहीं कर सकता, और जिस वक्त वो टर्न करेगा उसी वक्त उसके लिए खतरा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार कट मार के चला जाएगा और उसको बना देगा एक मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, अगला नोट में ये भी लिखा हुआ है कि ऑल इवन फंक्शंस आर मैनी वन। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी क्वेश्चन को ऐसे मिल गया, मान लीजिए वो वाला इवन फंक्शन फेमस था ना, ऑड या फिर इवन फंक्शन, एक कोई भी एक गंदा सा इवन फंक्शन आप ले लीजिए जो आप डिफरेंशिएट करने में बहुत घबरा रहे होंगे, मतलब शीट में ऐसा एक क्वेश्चन है भी मैंने दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3 में पहला पार्ट जो है उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये नोट यहाँ पे आपको बहुत हेल्प कर जाएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में fx1 fx2 बेसिक फंडा कुछ भी नहीं मिला, बेसिक फंडा से भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है मेरी बात, मतलब वैल्यू पुट करके भी चेक नहीं कर पा रहे हो, क्या ऐसा कोई दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है जिसका आउटपुट सेम आ रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। fx1 fx2 तो दूर की बात है, समझ में आ रहा है ना। आप ग्राफ भी उसका बना नहीं पा रहे हो और उसके बाद आप उसको डिफरेंशिएट करने में भी घबरा रहे हो क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो काफी गंदा है। ऐसा इक्वेशन है लॉग में, तब आप क्या करोगे, तो आप ये चीज एक बार ट्राई करोगे कि क्या पता फंक्शन जो है वो एक गलती से इवन फंक्शन ना हो। अगर वो इवन फंक्शन हो जाता है तो क्या होगा, फंक्शन जो होगा वो पक्का मैनी वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी इवन फंक्शन होता है इधर जिस प्रकार से होता है वाई एक्सिस के उस साइड भी उसको सेम रिपीट करना होगा, और अगर रिपीटेशन हो गया तो हॉरिजॉन्टल लाइन तैयार बैठता है हमेशा एक से ज्यादा इंटरसेक्शन देने के लिए, और पूरा पूरा फंक्शन को क्या बना के चला जाएगा, मैनी टू वन बना के चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है क्या, पक्का कोई दिक्कत है। मैं बस इतना सा बोल रहा हूं कि इवन फंक्शंस आर मैनी वन, पक्का होगा ही होगा, कंफर्म, आप खुद सोच के देख लो। बट ऑड फंक्शन के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, अपना दिमाग मत लगाइएगा। देखिए एक्स क्यूब जो है वो भी ऑड फंक्शन है, लेकिन है क्या 1 1, और साइन एक्स जो है वो भी ऑड फंक्शन है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, बट है क्या मैनी वन। दिख रहा है ना, तो ऑड के बारे में कोई कमेंट नहीं चलेगा, बट इवन के बारे में आप कमेंट कर सकते हो कि इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मैनी वन। और अगर क्वेश्चन सेटर एग्जामिनर आपको ये यूज कराना चाहता है तो डेफिनेटली वो ऐसा एक गंदा एक्सप्रेशन आपके पास दे देगा जिसको आप इवन ऑड बिना चेक किए उतना आसानी से निपटा नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है ना, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने शीट में दिया है एक्सरसाइज 3 में, आप कर लीजिएगा उसको प्रॉपर्ली। समझ में आ रहा है, मैंने कंसेप्ट उसका डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, समझ आया। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ऑन टू इनटू आता है उसका मेथड आता है, सब कुछ बता दिया गया है आपको ऑलरेडी। और फिर आगे हमारा सारी चीजें बता दिया गया है। हाँ, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, एन इनटू फंक्शन कैन बी मेड ऑन टू बाय रीडिफाइनिंग द कोडोमेन एज द रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। अरे बिल्कुल सही बात है भाई, इनटू फंक्शन क्या होगा, जिसका रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा। एक्सीड तो नहीं करेगा, एक्सीड अगर हो गया तब तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, एक्सीड तो नहीं कर सकता रेंज कभी कोडोमेन को, कम ही होगा, इसीलिए वो इनटू है। समझ में आ रहा है ना, तो रेंज जितना कम है उतना ऐड कर दो, बढ़ा दो, रेंज को रिडिफाइन कर दो तो फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसको। ठीक है, तो प्रॉपर्ली शीट को फॉलो कर लीजिएगा, सारे थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद एक ही टॉपिक बचता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में, नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट करना। ठीक है, जो कि अपन क्वेश्चन करने के बाद समझेंगे, है ना। तो अभी प्योरली अपन क्वेश्चन में फोकस करते हैं। देखिए फटाफट पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोर्ड्स के लिहाज में देखूं तो ये भी आ सकता है बोर्ड्स में, ये भी आ सकता है मान लीजिए, और हाँ ये सब आ सकता है ना, कहने को तो आ सकता है, बट आप ध्यान से देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो आपको देखना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए प्रॉपर्ली। देखो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन मैंने उस दिन भी आपको ये चीज अच्छे से समझाया, डिफरेंशिएट करके दिखाया था कि कहानी क्या हो रहा है। यहाँ पे r दे रखा है उस दिन, यहाँ पे शायद कुछ ऐसे, अगर मैं सोचूं कि ये 0 हो जाएगा, माइनस 2x आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हाँ f' तो क्लियरली दिख रहा है, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका ग्राफ आता नहीं है, fx1 fx2 अभी हम सोच नहीं रहे, ठीक है ना। तो हम क्या बोल देंगे कि सर fx1 fx2 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया माइनस एक्स। समझ में आया ना, क्लियर है। तो यहाँ पे बोल सकते हो ना कि ये एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव है, और ऊपर वाला पॉजिटिव कब होगा, जब x लेस देन 0 है। समझ में आ रहा है, और ये लेस देन 0 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 है।
क्लियर है बात? तो ये जो चीज है ये कहां पे हो रहा है, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0 दोनों ही कहां पे हो रहा है, अगर ध्यान से देखे तो ये पूरा पूरा R में हो रहा है, ठीक है। अगर आपका इंटरवल सिर्फ ये होता तो फंक्शन 1 1 हो जाता, क्योंकि f डैश x पॉजिटिव आया, ठीक है। अगर सिर्फ इंटरवल ये होता यानी कि 0 से इंफिनिटी तब भी 1 1 हो जाता, क्योंकि f डैश x यहां पे क्या आया, लेस देन 0 आया। बट एज यहां पे आप बोल सकते हो कि आपका डोमेन जो है वो पूरा पूरा रियल है, जहां पे कुछ एक आधा इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और आधा के लिए फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन जो है और वो एक मैनी वन फंक्शन है। और आधा के लिए इंक्रीज और आधा के लिए डिक्रीज हो रहा है पता ही चल रहा है, क्योंकि x की जगह पे माइनस x रखो, फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, वो y एक्सिस के साइड में सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो आधा इंक्रीज करेगा तो आधा डिक्रीज ही करेगा ना भाई, सिंपल सा लॉजिक है, अभी भी दिखाया था। नहीं आ रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा है तो इधर इंक्रीज ही करेगा, पता ही चल रहा है। इसीलिए डिफरेंशियल कैलकुलस इतना मजेदार चीज है, समझ में आ रहा है मेरी बातें, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, है ना, कि इवन और से भी आपने चेक कर लिए, इवन फंक्शन क्लियरली दिख रहा है तो मैनी वन होगा, या फिर आपने डिफरेंशिएशन में भी चेक कर लिए, समझ में आया ना। अगर ये इंटरवल या फिर ये इंटरवल दिया होता तो फंक्शन पक्का क्या था, 1 to 1 हो जाता, समझ में आया ना। अभी देखो और कोई जुगाड़ वाला स्टूडेंट आएगा, वो बोलेगा जो मैंने बेसिक फंडा आपको बताया, बोलेगा सर इंटरवल R है, हमको दो ऐसा वैल्यू दिख गया, दो ऐसा वैल्यू हमको दिख गया, कुछ मत बोलिए, x का वैल्यू 1 डालिए, क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। फिर बोलेगा x का वैल्यू -1 डालिए, क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। मैं तो बोलूंगा अरे भाई f of -1 is equal to f of 1, but 1 is not equals to -1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी टू 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, वही चीज मैं आपको बोल रहा था, अगर वैल्यू पुट करके आपको दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिखता है तो आपके पास आगे सोचने का बहुत सारे तरीका मौजूद है, ठीक है सर, समझ में आया ना। और ऑन टू इनटू का अगर बात करें तो ये तो रेंज फाइनाइट आएगा, है ना, 0 से इंफिनिटी, तो ये 1 से इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। ओपन 0 से क्लोज 1 हो जाएगा इसका रेंज, कोडोमेन के इक्वल है नहीं तो कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता है, समझ में आया ना। और अगर आप एप्टीट्यूड लगाते हो, अपना दिमाग को लगाते हो, यूज करते हो, तो आप बोलोगे सर नीचे तो 1 से बड़ा है, ऊपर 1 है, तो कभी भी आ सकता है, कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो क्या सोचने का है, कोडोमेन के इक्वल तो है ही नहीं, समझ आ रहा है ना। बट एज ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है तो मैं बोर्ड वाला मेथड भी आपको एक बार प्रॉपर्ली बता देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ आ रहा है मेरी बात, ठीक है, ध्यान से देखिए। अपन क्या मानेंगे सबसे पहले, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, शायद बताया था मैंने उस दिन आपको, है छोड़ो भूल गया। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, समझ में आ रहा है ना, ये है आपका assumption, ठीक है। तो इस जगह से आपको ये मिल रहा होगा कि 1/1 plus x1 square is equal to 1/1 plus x2 square, जहां से आपको ये मिलता होगा x1 square is equal to x2 square, इस जगह से आपको ये मिल रहा होगा x1 minus x2 into x1 plus x2 is equal to 0, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से आप ये बोल सकते हो, देखो अगर ये इंटरवल डोमेन अगर ये दिया हुआ रहता या फिर ये दिया हुआ रहता, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर डोमेन ये होता तो x1 x2 दोनों इसी जगह का एलिमेंट होता, यानी कि दोनों के दोनों नेगेटिव होता, तो सम ऑफ टू नेगेटिव क्वांटिटीज कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, तो ये जीरो नहीं हो सकता है, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाता, समझ में आ रहा है ना, पक्का। बट अगर सिर्फ ये भी होता तो भी आप बोल सकते हैं सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज पॉजिटिव होगा, तो ये जीरो नहीं हो सकता है, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, दैट इज x1 इक्वल टू x2। बट इस केस पे एज x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू द रियल नंबर सेट, तो आप ये कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, मतलब यहां से आपको दो सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू R। और आपको ये चीज समझना चाहिए, अगर fx1 इक्वल टू fx2 मान के x1 इक्वल टू x2 ही मिलता है तभी जाकर के फंक्शन 1 1 होगा। अगर आपके पास दो सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप उसको 1 to 1 नहीं बोल सकते हो, समझ में आ रहा है ना मेरी बात। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, बोर्ड वाले मेथड पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाला है। fx1 इक्वल टू fx2 अगर है तो x1 इक्वल टू x2 ही आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए, समझ में आया। यहां पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, मैनी वन है। As fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to plus minus x2 for all x1 x2 belongs to R, so it does not give an unique solution x1 is equal to x2 which indicates that
द फंक्शन एफ एक्स इज मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, इतना सारा चीज आपको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अगर मैं ऑन टू फंक्शन की बात करूं तो आप क्या करोगे, एल्गोरिथम को याद कर लो, याद हो चुका होगा आपका, है ना, उस दिन जो लिख के दिया था। सबसे पहले कोडोमेन से एक एलिमेंट पिक करना है y, लेट y बिलोंग्स टू r, let y belongs to r be any element such that क्या लिखना है, y बराबर fx लिखना है। तो y बराबर fx यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देना है। समझ आ रहा है मेरे बात? तो यहां से आपको सिंप्लीफाई करते जाना है, तो ये 1/y हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y माइनस 1, तो 1 माइनस y हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो प्लस माइनस और अंदर में 1 माइनस y हो जाएगा। अभी आपको ये बताना था कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू योर कोडोमेन x मस्ट बिलोंग्स टू द डोमेन। समझ में आ रहा है? बट यहां पे आपको दिख रहा है कि फॉर x टू बी डिफाइंड, अगर मैं ये करने की कोशिश करता हूं फॉर x टू बी डिफाइंड, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि y है क्या। x जब डिफाइंड है तो y क्या हो रहा है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बट हर जगह पे ये चीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे दिखा सकते हैं इसीलिए दिखा रहे हैं। फॉर x अदरवाइज ये अंडरस्टूड है, ठीक है ना। फॉर x टू बी डिफाइंड 1 minus y divided by y greater than equal to 0, यानी कि y minus 1 by y less than equal to 0, तो यहां से आपको जो y मिल जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 ओपन से 1 क्लोज। इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको आता होगा, इतना कंसीडर कर लेते हैं। तो आपको ये मिल रहा है कि x जब डिफाइंड है तो y 0 से 1 है, यानी कि कोडोमेन तो आपका ये है ही नहीं, कोडोमेन तो रियल है। मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि इस इंटरवल के बाहर जाए तो x के साथ दुर्घटना घटेगा सर। जैसे x का y का वैल्यू आप 2 मान लो 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो x क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया। बट तो x तो इमेजिनरी हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज़ डोमेन इज रियल। तो हो गया काम तमाम, फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर फॉर ऑल x meaning y belongs to codomain that is R, we have x not belongs to R। अगर एग्जांपल देना चाहते हो तो दे सकते हो, since for y is equal to 2, x is equal to, ये लिखने का जरूरत नहीं है पेपर में, ये यहां से ऑलरेडी समझ में आ रहा है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि x is equal to हमें क्या मिल रहा है, x belongs to imaginary, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही लिखो y belongs to, for y belongs to माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन आपका 1 से इंफिनिटी, इस इंटरवल के लिए x आपको क्या मिल रहा है, इमेजिनरी। अगर x इमेजिनरी मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x डोमेन में नहीं है। और अगर बार बार ये चीज समझने की कोशिश करो, y के सारे एलिमेंट्स के लिए, y मतलब क्या, कोडोमेन का एक एलिमेंट है। अभी y कोडोमेन का एक एक करके सारे एलिमेंट को पिक करेगा, पिक करके देखेगा। मान लो कोडोमेन में 100 एलिमेंट है, y कोडोमेन का एक एक एलिमेंट करके सारे एलिमेंट को पिक करेगा, उसके कोरिस्पोंडिंग इनपुट उसको x में ही मिलना, मतलब डोमेन में ही मिलना चाहिए, डोमेन के बाहर नहीं मिलना चाहिए। वही चीज आपको यहाँ पे बताना है और चेक भी करना है। समझ में आ रहा है ना? आप सर्च करो इस चीज के लिए, क्या पता ऐसा एक भी अगर y का वैल्यू मिल गया कोडोमेन में जिसके लिए x जो आ रहा है वो आपको, जिसके लिए x कहां से आएगा, इसी एक्सप्रेशन से आ जाएगा जब आप x को एज ए फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करेंगे एक्सप्लिसिटली, है ना। तो इस जगह से आप ये बोल सकते हो कि y का कोई भी वैल्यू के लिए अगर आपको ये मिल जाता है कि x जो है वो डोमेन में प्रेजेंट नहीं है तो खत्म बात, वहीं पे फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया। अदरवाइज फंक्शन हमेशा क्या है, ऑन टू रहेगा, ठीक है। देयरफॉर fx इज एन इनटू फंक्शन, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो ये सॉल्यूशन आप लिखोगे। अदरवाइज जो आप जेई में अगर आता है तो किस प्रकार से आपको करना है, नोट वगैरह कर लीजिएगा, पॉज करके किस प्रकार से आपको करना है तो अच्छे से आपको पता है। सेकेंड क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू 2x प्लस साइन x, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो ये नहीं पूछा जा सकता भाई, ठीक है। तो आप देख लो fx इज इक्वल टू 2x प्लस साइन x, तो क्या करोगे, ऐसा कोई वैल्यू ढूंढोगे। वैल्यू ढूंढने से अच्छा हम तो देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन इसका काफी आसान है, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सिंपल सा लॉजिक है।
तो 2 प्लस क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। अभी डोमेन आपको क्या मिला है, रियल मिला है ना। अगर डोमेन रियल मिला है तो cos x क्या हो जाएगा, cos x -1 से 1 के अंदर होगा हमेशा। और अगर cos x -1 से 1 के अंदर है तो उसमें 2 जोड़ देने से हमेशा आंसर 1 से 3 के अंदर हो जाता है, यानी कि ग्रेटर देन 0। अगर f ग्रेटर देन 0 तो fx क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर fx इंक्रीजिंग है तो फंक्शन जो होगा वो पूरा रियल नंबर में क्या हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ग्राफ के पीछे मत भागिए, इसका ग्राफ आप बना नहीं सकते अभी, क्योंकि इसका ग्राफ अपन सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो लास्ट पार्ट है ग्राफ, उस जगह पे हम इतने सारे ग्राफ बनाएंगे ताकि आप सारे ग्राफ्स को सीख जाएंगे। ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, x के ऊपर ऐसे डांस करता रहता है। समझ में आया ना, x प्लस साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स, सारे ग्राफ अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे, आप उसका चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे फंक्शन क्या प्रूफ हो गया आपका, 1 to 1 फंक्शन प्रूफ हो गया, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। ठीक है, जो चीज आपको आसान लगे उसी चीज से आप लगाए, अप्लाई करें यहाँ पे और आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, अगर ऑन टू इंटू चेक करना चाहते हो तो बस इतना सोच लीजिए कि साइन एक्स क्या होता है, -1 से 1 के अंदर होता है। साइन एक्स क्या होता है, रेंज के बारे में सोच रहे हैं ना भाई, क्या इसका रेंज r हो सकता है, बिकॉज कोडोमेन r है। अगर उसको ऑन टू होना है तो रेंज भी r होना पड़ेगा, तो वही देख लेते क्या इस फंक्शन का रेंज r हो सकता है या नहीं हो सकता। साइन एक्स क्या है, -1 से 1। 2x क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका रेंज क्या होता है, r होता है। तो अभी आप सोचिए, क्या 2x का रेंज जो r तक जा रहा है, क्या उस r को ये साइन x हरा पाएगा, कभी नहीं हरा पाएगा। आप सोचिए ना कि x को 1 करोड़ रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 करोड़। भाई x को 1 करोड़ रखने के बाद साइन x तो एक बाउंडेड फंक्शन है, समझ में आ रहा है ना। x 1 करोड़ हो गया, साइन x तो -1 से 1 के अंदर ही होगा, तो वो तो उसको हरा ही नहीं पाएगा ना। समझ में आया। तो 2x r पे पूरा भाग रहा है, समझ में आया ना। यानी कि 2x का रेंज बहुत बड़ा है, उस चीज को इतना छोटा इंटरवल साइन x कभी भी हरा ही नहीं पाएगा। तो ओवरऑल सम होकर के जो रेंज आएगा वो r ही आएगा। समझ में आ रहा है। और इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा वो भी एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एक बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये 1 भी है और एक ऑन टू भी फंक्शन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस चीज को, है ना। बार बार बोल रहा हूं, है ना। आपके दिमाग में ऐसे कोई भी वैल्यू आ सकता है, सिर्फ ये वैल्यू शायद रेंज पे नहीं आएगा। पूछिएगा मेरे को कोई कौन सा वैल्यू रेंज पे नहीं आएगा, हम आपको बता के देंगे। आप सोच सकते हैं सर -1 करोड़ जो वैल्यू है ना वो रेंज पे नहीं आएगा। अरे भाई x को रख दो, मान लो कि -1 करोड़ पे साइन जो हो रहा है वो -0.6 हो रहा है, मान लेते हैं, हमको नहीं पता, मान लेते -0.6 हो रहा है। तो अगर -1 करोड़ लाना है तो x को क्या रख दो, तब चेंज कर दो ना x को -1 करोड़ से। समझ में आ रहा है। तो उस तरीके से एडजस्ट होकर के ये बन ही जाएगा पूरा पूरा रियल। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसका रेंज जो है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे सिर्फ 2x का बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे अगर कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लिखा हुआ रहता है, चाहे कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे है, तो भी इसका रेंज क्या रहता है, r ही होता, बिकॉज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल अपने आप में r होता है, और इतना छोटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको कभी भी हरा नहीं पाएगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर बाउंडेड इन नेचर। वो बाउंडेड होता है, उसका रेंज काफी छोटा होता है, वो इतना बड़ा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज जो कि r है उसको हरा नहीं पाएगा, कभी भी बीट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है ना। तो इस तरीके से इसका रेंज हो जाएगा r। बट इवन डिग्री अगर आ गया तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इवन डिग्री का रेंज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। समझ आता है मेरे बात। तब आपको मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सर्च करना होगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है, जस्ट आइडिया लगाना है, ये चेक नहीं करना है कि उसका रेंज एग्जैक्टली क्या है। आइडिया लगाना है कि क्या ये कोडोमेन के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है जो काफी गंदा है और जिसका रेंज आप निकाल नहीं पाएंगे, बट इतना आइडिया लगा सकते हैं आप कि उसका रेंज जो है वो, मतलब कोडोमेन जो है वो उसका रेंज होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो इस प्रकार से आप इस चीज को जज कर सकते हैं। 2x प्लस 1 आप देख सकते हैं, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं भाई, बराबर पूरा लीनियर पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1। चलो नेचुरल अगर डालते हैं तो नेचुरल मिलेगा क्या, एक तो देखो इंक्रीजिंग है, तो 1 to 1 तो सारी चीज के लिए होगा ही होगा। अभी बस आपको ऑन टू इनटू के बारे में सोचना है। ठीक है, डिफरेंशिएट मानो 2 आएगा, पॉजिटिव है तो 1 to 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है। ठीक है, चाहे उसका रेंज डोमेन रियल नंबर हो, क्यू हो, अगर क्यू होता है नेचुरल होता है, नेचुरल अगर होता है तो ऐसे डॉट डॉट आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 1 पे कुछ आएगा, 2 पे कुछ आएगा, 3 पे कुछ आएगा, बट इंक्रीजिंग नेचर तो उसका होगा ही। आपको ये बोलना है कि क्या ये ऑन टू है या नहीं। मैं बोलूंगा कि n डोमेन है, मतलब x का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर x 1 से स्टार्ट हो रहा है तो fx 3 से स्टार्ट होगा। देखिए क्या ना, अगर fx 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 जो है वो तो मिस हो ही रहा है ना।
एक्स का किसी भी वैल्यू के लिए 1 और 2 तो नहीं मिल रहा है। देखना चाहते हो, रख दो fx का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू क्या आएगा 0। क्या x का वैल्यू 0 हो सकता है? नहीं, मतलब फंक्शन क्या इनटू, खत्म बात। q के लिए अगर x रैशनल है तो fx भी क्या होगा, रैशनल आएगा। अगर x रियल है तो भी fx भी क्या है, रियल है, तो ये होगा। अगर यहाँ पे रियल टू रियल होता तो भी ये ऑन टू होता, q से q है तो भी ये ऑन टू है। नेचुरल नंबर रखने से रेंज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, खुद ही तो नेचुरली तो नहीं आ रहा है। अगर नेचुरली नहीं आ रहा है तो q तो आने का कोई सवाल ही नहीं आता है भाई, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो ऑन टू नहीं हो सकता, समझ में आया। ये ऑन टू नहीं हो सकता, ये ऑन टू नहीं हो सकता, ये ऑन टू हो जाएगा। और r अगर डालेंगे रेंज डोमेन तो रेंज जो होगा वो क्या होगा, r हो जाएगा, समझ में आया ना। और यहाँ पे कोडोमेन क्यों दे रखा है, अरे ये तो पूरा पूरा गलत है, क्योंकि रेंज जो है वो तो कोडोमेन को कभी एक्सीड कर ही नहीं सकता है ना। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। आपको ये अच्छे से पढ़ाया गया था क्लास 11 में कि रेंज जो होगा वो कोडोमेन का हमेशा एक सबसेट होगा, समझ में आता है मेरे बात। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये क्या नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 मैनी 1 का कोई सवाल आता ही नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और उस चीज को ध्यान से अपन देखते हैं। चलो, अगर मैं बात करूं fx इज इक्वल टू दिस, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक लिखा गया है और उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देख रहा होगा कि आपको फैक्टराइज करने का कोशिश कर रहे होंगे, बट आपको कॉमन फैक्टर शायद मिल नहीं रहा है। मुझे तो देख के पता चल गया, कैसे पता चला शेयर करूंगा। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चेक किया करना है 1 1 मैनी 1। क्या सर इसका ग्राफ बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, काफी गंदा है। क्या सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे? मन कर रहा है आपका डिफरेंशिएट करने का? जब आपको नोट ऑलरेडी याद करा लिया गया था प्रूफ के साथ कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन फैक्टर हमेशा मैनी 1 होता है, तो आप क्यों इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर रहे हैं? अगर चेक करना चाहते तो करके देख लीजिए कि x ऊपर एक लीनियर आएगा, समझ में आ रहा है ना, लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक आएगा जो फैक्टराइज होके किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कुछ पॉजिटिव आएगा एफ डैश एक्स और किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कुछ नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी टू 1 हो जाएगा। बट अगर आपको करना है तो आप करके देख सकते हैं, बट अभी मुझे तो नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको देख के पता चल गया क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन फैक्टर, ये हमेशा क्या होगा, मैनी टू 1 होगा। समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात सोचने की कोशिश कर देख, ऑन टू इंटू के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन होता है रैशनल फंक्शन, उसका रेंज निकालना आपको अच्छे से सिखा दिया गया। fx की जगह पे y रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, x अगर रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। और लास्ट में ये चेक कर लीजिएगा कि ये क्वाड्रेटिक बनता है या नहीं, दैट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 मान के x का जो वैल्यू आ रहा है वो r पे है या नहीं वो चेक कर लेना, खत्म बात, रेंज मिल जाएगा। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो इनटू हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। बट इतना कुछ कौन करेगा, इतना कुछ सवाल होता है कि इतना कुछ कौन करेगा, समझ आ रहा है ना मेरी बात, इतना कुछ कौन करेगा। सर आप तो कोई ऐसा मेथड बताओ जहां से अपन बिना टेंशन लेकर के सारे काम निपटा दें। देख सोचने की कोशिश कर, दिमाग लगा, जो 11th में पढ़ाया गया इतना मेहनत से उसको यूज करने की कोशिश कर। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0, देख के पता चल रहा है, मतलब एक्सप्रेशन क्या, पॉजिटिव, खत्म बात। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव। बोले सर पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, x कुछ भी रख दो, x रियल है, x कुछ भी रख दो, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो रेंज जो है वो तो पॉजिटिव में ही रहेगा ना, क्या आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, पॉजिटिव तो आएगा ना। बट कोडोमेन r दे रखा है तो कभी इक्वल हो पाएगा नहीं, खत्म बात। फंक्शन क्या है, इनटू है। आया नहीं आया, समझ में आया ना मेरी बात। इस प्रकार से आप सोचने की कोशिश कीजिएगा, हर चीज को पेन पेपर लेकर के बैठने का समय नहीं है, अब बड़े हो चुके हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको आना चाहिए, समझ आ रहा है मेरी बात। अभी एक बार क्लास में क्या होना, एक बच्चे ने मेरे को एक और चीज बोला, क्या बोल रहा है सर, जैसे हमारे क्लास में मान लेते कोई जुगाड़ वाला बंदा शाश्वत, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि बोले सर आपको 1 1 मैनी 1 चेक करना है ना। मान लीजिए सर आपने मुझे मैनी 1 वो जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का नोट है ना वो आपने पढ़ाया नहीं मुझे, वो हमको पता ही नहीं है। तो अच्छा बच्चा एग्जाम में इस चीज को उस नोट के बिना भी सोच के आ जाएगा। कैसे, देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज। सबसे आसान वैल्यू x का क्या है, x तो r है ना, सबसे आसान वैल्यू x का।
सब कुछ छोड़ो, बेसिक डेफिनेशन, हाँ बेसिक डेफिनेशन ही यूज होगा यहाँ पे। आप fx1 fx2 छोड़ो, आप ग्राफिकल छोड़ो, आप मोनोटोनिसिटी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। वो बोलेगा कि सर x का सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू उठाओ डोमेन से। मैंने बोला हाँ उठा देते। सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू क्या है? x बराबर 0, वही होगा सिंपलेस्ट वैल्यू। समझ में आ रहा है? अगर x का वैल्यू 0 रखते तो f0 कितना आ रहा है? पुट करो सर, 0 + 0 5 डिवाइडेड बाई 3। अभी बोलता क्या पता है? अब ये बोलता है कि सर अगर ये 5/3 जो वैल्यू है वो दूसरा कोई x दे दिया जो कि r पे है, तो काम खत्म। फंक्शन क्या सर? मैनी वन। मैंने बोला हाँ भाई, पुट करके देख ले कि 5/3 को fx के इक्वल कर दे, x² - 2x + 5 डिवाइडेड बाई 2x² - x + 3। समझ आ रहा है? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10x² - 5x + 15 इज इक्वल टू 3x² - 6x + 15। तो ये कुछ हो गया आपका 7x² + x इक्वल टू 0। तो यहां से x × 7x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू मिल रहा है वो 0 और -1/7। 0 पे तो अपन नहीं निकाला था 5/3, और एक और वैल्यू मिल गया -1/7, जो कि यहां पे रखने के बाद आंसर जो आएगा वो 5/3 ही आएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि f(0) = f(-1/7) = 5/3, बट 0 इज नॉट इक्वल टू -1/7। तो फंक्शन लो खत्म। क्या है? मैनी वन है। कुछ डिफरेंशिएशन, कुछ ग्राफिकल एनालिसिस, कुछ fx1 fx2 नहीं करना है, बेसिक फंडे से सॉल्व कर दिया। अगर आपके पास दिमाग है, सवाल उस तरीके से सोचोगे एक्सरसाइज 3 के सारे क्वेश्चन को, तो ही आपको ये चीज डेवलप होगा। ये मेरा मेथड नहीं है, बच्चे से मुझे पता चला, उसने मुझे क्लास में ये चीज बोला, ठीक है ना? तो आप भी सोचोगे तो आपसे भी कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बता दिया सर। समझ में आ रहा है ना? दिमाग लगाना से देखो कितना, मतलब कितना इजीली चीजों को सोच लिया कि सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू डोमेन से उठाया, पुट किया, fx मिला। अभी बोलता है फंक्शन मैनी वन के लिए सर्च करने जा रहे हैं ना। आप तो यही सिखाए हो हमेशा कि हमेशा मैनी वन के लिए सर्च करो। अगर मैनी वन सर्च करते करते मिल गया, जो कि सबसे आसान होता है, तो खत्म बात। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ठीक है, तो मैनी वन के लिए सर्च करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर ये मैनी वन होता है तो और किसी न किसी x के वैल्यू पे भी फंक्शन 5/3 देगा। वही तो मैनी वन का पहचान है ना। तो इक्वेट कर दो ना सर, और ढूंढो वो x। मिल गया वो x -1/7 जो कि r पे है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी टू वन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस सोचने पड़ेंगे जो एक्सरसाइज 3 में आपको दिया गया है। ठीक है, कुछ चीजें जो मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो मुझे नहीं पता है वो आप खुद सोच सोच के मुझे सिखा के जाओगे, और मैं आपके जूनियर्स को सिखाऊंगा। ठीक है सर? तो आप अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है? 5 है आपका fx = 2x + मॉड्यूलस ऑफ sin x। देखो ये वही फंडा है जो ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। 2x + sin x कब होगा? जब आपका sin x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक बात है? और 2x - sin x कब होगा? जो sin x जो है वो लेस देन 0। अभी ये सब हमें सोचना नहीं है, sin x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 कहां पे? खैर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है, ग्राफ से इसका x का वैल्यू आप निकाल सकते हो, पर एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं ना कि कहानी क्या बन रहा है। 2 + cos x है, ग्राफ तो सोचेंगे नहीं। 2 + cos x है और इधर 2 - cos x। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, अभी आप खुद सोचो ना कि 2 + cos x और 2 - cos x। cos x तो हमेशा -1 से 1 के अंदर ही होता है ना। cos x हमेशा -1 से 1 के अंदर ही होता है। तो 2 अगर एडिशन करेंगे ये तो 1 से 3 होगा, और अगर 2 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी ये 1 से 3 के अंदर होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो cos x सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो cos x का जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो वो मिनिमम आएगा। तो मैक्सिमम कितना है? 1। तो 2 - 1 1 हो गया, और मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा तो ये चीज मैक्सिमम होगा। तो 2 - -1 तो ये हो जाएगा आपका 3। तो किसी भी हालत में आपका रेंज जो मिल रहा है वो 1 से 3 मिल रहा है, मतलब f' का आंसर हमेशा पॉजिटिव है। अगर f' पॉजिटिव है तो आप क्या बोल सकते हो कि फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्या होगा फंक्शन? 1 to 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और सिमिलरली इसका रेंज क्या है? 0 से 1 है, और इसके साथ एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल पहले -1 से 1 ही इसके साथ फाइट मार के जीत नहीं पाया, तो अभी 0 से 1 इसके साथ फाइट मार के जीत पाएगा, ऐसा तो आपको सोचना गलत है। ठीक है, तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा आपका? 1 to 1 एंड 1 to 1 और ऑन टू, यानी कि ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, फटाफट अपन अगला क्वेश्चन जो उसको देख लेते हैं, है ना? उसमें क्या है देखो, x³ + x² + 3x + sin x।
ये सिंपल फंक्शन दिख गया ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट डिफरेंशिएशन लगाना है, ठीक है ना। अगर डिफरेंशिएशन लगाने में दिक्कत आ रहा है जैसे ही ये, तो सोचना, जैसे किसी ने अच्छी चीज बताया, सोचना उस प्रकार से। तेरा दिमाग है, 4-5 मेथड हमने बता दिया, अभी तेरा दिमाग है, तू उसको ऑपरेट कर अच्छे से, और उसके बाद प्रॉपर्ली एनालाइज करके सोच, क्वेश्चन करने के बाद सारे सेटअप बना करके रख दे कि हम तो ये आएगा तो ये करेंगे, ये जोन आएगा तो ये करेंगे, ये आएगा तो ये करेंगे, बस। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हरा नहीं पाएगा आपको, ठीक है। तो x³ + x² + 3x + sin x, डिफरेंशिएशन मारेंगे तो 3x² + 2x + 3 + cos x हो गया, ठीक बात है। तो अभी इसका रेंज तो पता है, बट इसका रेंज पता नहीं है, तो इसको सर्च करना पड़ेगा, इसका रेंज क्या है। जिनको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है, -b/2 ऐसे -b/4 है, उसका वर्टेक्स होता है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। ये अपवर्ड पैराबोला है, आपको दिख रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है, तो वो मिनिमम वैल्यू अगर निकाल सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज देखो अपवर्ड पैराबोला है तो एंड तक इंफिनिटी तक जाएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -b/4 है, ठीक है ना। और जो लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूं, तो परफेक्ट स्क्वायर से आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक बात है। ये x² * x * 1/3 + 1/9 + 8/9 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x + 1/3 + 8/9 + cosine of x, यानी कि 3 * x + 1/3 होल स्क्वायर + 8/3 + cosine of x। देखो इस चीज का मिनिमम वैल्यू 0 + 8/3, और वाला एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 8/3 से लेकर के इंफिनिटी, क्लियर है, और प्लस cos x है। तो ध्यान से अगर सोचते हैं कि 8/3 से इंफिनिटी, इतना बड़ा पॉजिटिव रेंज को क्या -1 से 1 हरा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। क्या आपको लगता है? सोच लो। वर्स्ट सिचुएशन क्या होता है, मैं सोच लेता हूं कि ये कितना भी माइनस हो जाए और ये एकदम कम से कम पॉजिटिव रहे, क्योंकि ये तो पूरा पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव भी आ सकता है। हमें डर क्या है? हम तो f' चेक कर रहे हैं ना, हमें डर है कि क्या f' नेगेटिव ना हो जाए कभी। वर्स्ट सिचुएशन क्या है कि ये -1 है और ये 8/3 है, तो 8/3 -1 क्या है, 5/3। एकदम वर्स्ट सिचुएशन पे अगर ले ले तो भी 5/3 से कम वैल्यू तो f' का पॉसिबल है ही नहीं किसी भी x के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका मिनिमम वैल्यू ये होगा, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट कुछ भी हो जाए 5/3 से तो कम हो ही नहीं सकता है ना f' का वैल्यू। मतलब f' हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर f' हमेशा पॉजिटिव होता है तो f क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और फंक्शन जो है वो 1 to 1 भी होगा। और यहां पे आपको पहले ही मैंने बोल के दे दिया कि sin x -1 से 1 है, और डिग्री पॉलिनोमियल को कभी भी हरा नहीं पाएगा, तो रेंज भी R ही है, और कोडोमेन भी R होने के साथ साथ ये फंक्शन भी 1 on 2 यानी कि बाइसेक्टिव हो गया। समझ आता है मेरी बात? क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ठीक है। अगर आपको ट्राई करने का शौक है तो वीडियो को पॉज मारिए और ट्राई करते रहिए सर, बट अभी हमें समय देना आपको बहुत मुश्किल है सर, ठीक है, क्योंकि लेंथ बड़ा हो जाएगा वीडियो का, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो इस फंक्शन को अगर मॉड्यूलस दिख गया तो आप समझ गए। जैसे यहाँ पे मॉड्यूलस दिख गया था तो आपने डिफाइन कर लिए थे फंक्शन को, ऑब्वियस है। मॉड्यूलस है, डिफाइन नहीं है तो डिफाइन करो भाई। कैसे डिफाइन करेंगे? जब x पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x - e⁻x, और जब x नेगेटिव होगा तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि e⁻−x होगा तब। If x less than 0 then mod x will be -x, तो e⁻−x - e⁻−x क्या हो जाएगा, 0। और अगर x = 0 पुट करोगे तब भी 1 - 1 क्या होगा, 0। मतलब यहां पे आप इक्वालिटी ले सकते हो, ठीक। अभी एक बार सोचो, अगर मैं f' करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, e⁻x, ये भी क्या आ जाएगा, e⁻−x, ठीक है। और 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा। मतलब यहां पे आपको पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, दो पॉजिटिव का समेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये 0 है, ठीक है। तो कोई बच्चा बोल देगा कि ये देखो सर, यहाँ पे पॉजिटिव मिला, यहाँ पे 0 मिला, मतलब f' > 0 जो आपने बोले हो। और अगर f' > 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और 1 to 1 भी होगा। बट मैं बोलूंगा बेटा तो गलत समझिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन करके दिया था, जो कल किसी का डाउट आया था, f' = 0 हो सकता है या नहीं। मैंने बोला कि f' = 0 एक से ज्यादा वैल्यू के लिए नहीं हो सकता है, बट उस जगह पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि fx क्या है। क्या x = 3 पे fx का वैल्यू 4 है और x = 5 पे fx का वैल्यू 6 है।
इस प्रकार से f डैश x 0 आ रहा है क्या, या फिर कुछ और हो रहा है यहाँ पे, समझ में आया ना। तो अगर आप यहाँ पे देख के आंसर को कमेंट करेंगे तो आप बहुत बड़ा गलती कर लेंगे। आप फंक्शन पे देखिए कि इतना बड़ा इंटरवल, इतने सारे इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए फंक्शन 0 दे रहा है, मतलब नेगेटिव पार्ट जो है ना, उस पार्ट में तो पूरा फंक्शन ऐसे हो रहा है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो तो पूरा ऐसे हो रहा है। मतलब क्या, मल्टीपल इनपुट इनफाइनाइट इनपुट में सेम आउटपुट आ रहा है 0, जो कि क्या है, एक मैनी वन फंक्शन का पहचान है। ठीक बात है, जो कि क्या है, एक मैनी वन फंक्शन का पहचान है। अभी मुझे अगर ऑन टू इनटू चेक करना है तो क्या करेंगे, है ना, fx क्या है, f डैश x छोड़ो, fx क्या है, e पावर x माइनस 1 बाई e पावर x, ठीक है, और 0। आप खुद सोचो, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर मान लिया एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 0 से इंफिनिटी है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको इसका रेंज निकालना आता है तो आप इसका रेंज निकालिए, कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको इसका रेंज निकालना आता है तो आप इसका रेंज निकालिए। मैंने आपको y मान के कैसे इसका रेंज निकालते हैं मैंने आपको सिखा दिया था 11th में ही, ठीक है। अदरवाइज आप इस प्रकार से इसको सोच सकते हैं कि देखिए कि ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं मान लेता हूं 0 से इंफिनिटी में 1 से इंफिनिटी वाला इंटरवल को मैं काउंट कर रहा हूं, ठीक है, तब तो ये जो होगा 1 से इंफिनिटी में ये तो 1 से बड़ा होगा और ये 1 से बड़ा होगा। तो अगर ये 1 से बड़ा है तब तो ये 1 बाई रेसिप्रोकल हो गया ना, तब तो ये ओवरऑल 1 से छोटा हो जाएगा। तो 1 से बड़ा वैल्यू से 1 से छोटा वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये हम बोल सकते हैं। बट अगर x का वैल्यू 0 से 1 पे हो गया, अगर x का वैल्यू 0 से 1 पे हो गया तो आप खुद सोचिए ना, एक बार, अगर x का वैल्यू, ये देखो e टू द पावर x का ग्राफ और ये देखो e टू दी पावर माइनस x का ग्राफ, ठीक है। तो अब सोचो 0 से इधर हमें क्या करना है, a माइनस b करना है ना, ये हो गया a, ये हो गया b। 0 से इधर दिस माइनस दैट क्या हो सकता है, 0 से इधर दिस माइनस दैट क्या हो सकता है भाई, क्या होगा, ऑब्वियस चीज हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 0 तो आपको मिल ही रहा है यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे, और x लेस देन 0 पे जब आप a माइनस b करोगे तब आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलता जाएगा ना, और नेगेटिव वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। डिफरेंस ले लो ना a और b का, ये देखो ना, पॉजिटिव वैल्यू धीरे धीरे डिफरेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, समझ में आया। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे डिफरेंस फिर से बढ़ रहा है, बट कैसे बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, समझ में आया, नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप ये बोल सकते हो कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और अगर रेंज रियल है तो ये कोडोमेन के इक्वल हो गया, और अगर ये कोडोमेन के इक्वल हो गया तो ये फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, है ना, मैनी वन एंड ऑन टू हो जाएगा, मैनी वन और ऑन टू, ठीक है सर। और लास्ट वाला फंक्शन, ठीक है, लास्ट वाला यहाँ पे एक डिफाइन फंक्शन है, डिफाइन फंक्शन, ठीक है। तो डिफाइन करके दिया गया है अलग अलग वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख के बोल सकते हो कि x माइनस रूट 2 कब हो रहा है, जब x नॉट बिलोंग्स टू q, और x कब हो रहा है, जब x बिलोंग्स टू q है, समझ में आया। तो आप उसी चीज के लिए सर्च करो ना, देखिए पता चल रहा है, उसी चीज के लिए सर्च करो, क्या पता दो वैल्यू पे इनपुट सेम आ जाए। देखते हैं कि देखो यहाँ पे अगर x q है मतलब मैं x का वैल्यू 0 ले सकता हूँ, अगर x का वैल्यू 0 ले रहा हूं तो fx का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अगर x रैशनल है जो कि 0 रैशनल है तो fx किसको रीड करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको रीड करेगा, बिकॉज x इज रैशनल। तो f ऑफ 0 का आंसर क्या आ रहा है, 0। अभी अगर मैं x की जगह पे रूट 2 पुट करता हूं तो fx किसको रीड करेगा, ऊपर वाले नीचे वाले, ऊपर वाले को, क्यों, क्योंकि x अगर इरेशनल है तो fx इस फंक्शन को रीड करेगा। तो फॉर्मूला बोलता है कि ये रूट 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा 0। देखो दो इनपुट पे आउटपुट सेम आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन हो गया, समझ में आ रहा है। अभी आपको ऑन टू इनटू चेक करना है, ठीक है ना, ये इसका डोमेन कोड मिस हो गया, यहां से यहां तक होगा, ठीक है। अभी आपको ऑन टू इनटू चेक करना है, तो ऑन टू इनटू अगर चेक करना है तो आप क्या करोगे, देखो रैशनल x जब रैशनल है तो सारे रैशनल वैल्यूज तो मिल ही रहा है, बट x जब इरेशनल है तब सारे इरेशनल वैल्यू आपको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक इरेशनल वैल्यू गायब हो गया, रूट 2 के लिए जो इरेशनल वैल्यू आने वाला था ना वो गायब हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर के बोलता हूं, आप ये सोच के मुझे बोल दो क्या fx का आंसर कभी भी माइनस रूट 2 आएगा, क्या fx का आंसर कभी भी माइनस रूट 2 आएगा, आप बोलोगे नहीं। आप बोलोगे कैसे सर, कैसे नहीं, मैं बोलूंगा कि माइनस रूट 2 कब आ सकता है, जब x का वैल्यू माइनस रूट 2 पुट कर दूं,
क्या यहाँ पे x का वैल्यू -√2 पुट कर सकता हूं? नहीं, बिकॉज x बिलोंग्स टू रैशनल है और -√2 रैशनल नहीं है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो सर -√2 ऐसे भी तो आ सकता है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाल दो, बट यहाँ पे x का वैल्यू 0 आप डाल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि x जो है वो क्या है? इरेशनल है। समझ में आया ना? यहाँ पे जो भी डालना पड़ेगा वो इरेशनल डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि -√2 कभी भी नहीं आएगा, और अगर -√2 कभी भी नहीं आ रहा है तो रेंज तो पूरा पूरा r कभी नहीं होगा, मतलब फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका मैनी टू वन फंक्शन, और रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आया तो इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद आगे हम बात करते हैं। ठीक है सर, तो देखो अभी पहले कुछ क्वेश्चंस किए, अभी एक्सरसाइज 3 के ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने पिक किए, वो करा देता हूँ क्लास में ही। देखो एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा ये सारे। पहला क्वेश्चन ये सर पुराना आईटीजी में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर भी मैंने ये एक्सरसाइज 3 में रखा, 4 में ना रखे। शायद ऐसे 83 81 में आया था आईटी में, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है, और ये दोनों भी आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फंक्शन है xyz, उसका डोमेन है और एबीसी उसका कोडोमेन है, जो कि एक 1-1 मैपिंग है, गिवन है। समझ में आया मेरी बात? है ना, बोल के दिया कि ये 1-1 है, मतलब प्रति एक से एक रिलेशन चल रहा होगा। ठीक है, मैपिंग चल रहा होगा। It is given that only one of the following statement is true and others are false, मतलब कि इन तीनों में से कोई भी एक सही है और 2 गलत है, तो आपको f(y) निकालना है। अभी आपका दिमाग में ये आ सकता है सर f(y) तो गिवन है, बट बोला है कि इन तीनों में से कोई भी एक ट्रू है, मे बी ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो आपको चेक करना होगा। ठीक है, चेक करना होगा, इसका मतलब ये है कि आपको केसेस की तरफ बढ़ जाना है। केसेस क्यों बना रहे? क्योंकि कौन सा कब सही है आपको नहीं पता। मान लेते हैं कि fx पहला वाला जो है रोमन 1 वो ट्रू है और बाकी दोनों फॉल्स है, क्योंकि यहां पे बोला है ओनली 1 ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, fy इक्वल टू बी, ये फॉल्स होगा ना, ऑब्वियसली ये फॉल्स होगा। fy इक्वल टू बी अगर फॉल्स है तो fy क्या होगा? नॉट इक्वल टू बी होगा वास्तव में। fz नॉट इक्वल टू a अगर फॉल्स है, ये भी तो फॉल्स होगा ना। ये अगर ट्रू मान लेते हो, आपने ये एज्यूम कर लिए, तो ये दोनों तो फॉल्स होना पड़ेगा। अगर ये फॉल्स है तो ये होगा, अगर ये फॉल्स है तो इसका उल्टा क्या? fz इक्वल टू a हो जाएगा। मतलब आपको क्या समझ में आया यहां से कि fz a हो गया। अभी fx और fy दोनों b नहीं हो सकता, और fx और fy a भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि fz a हो चुका है। अगर fz a हो चुका है तो fx और fy तो a भी नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि अगर fx और fy में से कोई भी एक a हो गया तो x और z या फिर y और z दोनों का सेम आउटपुट आ जाएगा, जो कि एक मैनी वन फंक्शन का पहचान है। बट आपको गिवन है कि फंक्शन जो है वो 1-to-1 मैपिंग है। तो fx के पास एक ही ऑप्शन बचता है c, और fy के पास भी एक ही ऑप्शन बच जाता है c। बट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सेम आउटपुट आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट इनपुट्स, जो कि एक मैनी वन फंक्शन का पहचान है, जो कि यहां पे हो नहीं सकता, बिकॉज अवर फंक्शन इज ए 1-1 मैप। ठीक है, तो ये केस 1 जो है ये टोटली कैंसिल हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। मान लेते केस 2 में कि सेकंड वाला ट्रू है। अगर सेकंड वाला ट्रू है तो ये ओके है, ये ठीक है, मतलब रोमन 1 फॉल्स होगा। अगर रोमन 1 फॉल्स है तो fx नॉट इक्वल्स टू b फॉल्स, दैट इज fx इक्वल टू b। तो यहां पे आप देख सकते हो लास्ट कंडीशन जो होगा वो fz नॉट इक्वल टू a इज फॉल्स, दैट इज fz इक्वल टू a। बट मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट आ चुका है, जो कि एक मैनी वन फंक्शन का पहचान है, बट f इज ए 1-1 मैपिंग, तो ये केस भी क्या? कैंसिल। केस 3 पे अगर अपन आ जाते हैं तो केस 3 पे आप ये देख सकते हो कि लास्ट कंडीशन एक ही बचता है कि मान लेते हैं fz नॉट इक्वल टू a इज ट्रू। ठीक है, तो fx नॉट इक्वल्स टू a सॉरी b, जो पहला कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। उसका मतलब क्या होगा कि fx b के इक्वल हो जाएगा, और fy नॉट इक्वल टू b वो भी फॉल्स है, तो fy क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू b हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो fx तो b हो गया। अभी fz अगर a के इक्वल नहीं है, fz b भी नहीं हो सकता, क्योंकि fx b हो चुका है। अगर fz b हो गया तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा, तो fz के पास ओनली पॉसिबिलिटी क्या बच जाता है? c। समझ में आ रहा है मेरे पास? तो fx b हो गया, fz c हो गया। अभी fy b नहीं हो सकता, fy c भी नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन मैनी वन हो जाएगा।
और Fy के पास लास्ट में अगर चेक करें तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका ए। तो ये केस आपका सही हो गया और इसी के साथ साथ आपका Fy का जो वैल्यू आ गया वो आ गया ए। ये एक 1-to-1 मैनी वन फंक्शन का बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था जो आपको इस प्रकार से केसेस एलिमिनेट करके सॉल्व करने थे। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे होंगे तो आप मेरे को कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। आगे के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोला गया कि ये फंक्शन जो है वो एक 1-1 फंक्शन है, तो आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये एक 1-to-1 फंक्शन है तो आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे रेंज का कंसेप्ट आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ग्राफिकल या फिर बेसिक डेफिनेशन से तो ये चेक नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको प्रॉपरली क्वेश्चन डिजाइन ही किया, आप समझ सकते हो कि मोनोटोनिसिटी के लिए है ना। तो फंक्शन 1-1 है तो आप ये बोल सकते हो कि डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हो। ये इक्वालिटी किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होगा, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 प्लस b cos x माइनस c sin x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो बिल्कुल कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 जो होगा वो c sin x माइनस b cos x से बड़ा होगा। ठीक है, अभी इस चीज का वैल्यू आप देख लो, इस चीज का रेंज क्या होता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा पढ़ा दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री में। क्या होता है इसका रेंज, माइनस ऑफ अंडर रूट c स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ b होल स्क्वायर, b स्क्वायर से लेकर के कहां तक c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किस तरीके से 11th एप्लीकेशन में आ रहा है आप देख सकते हो। अभी अगर ये चीज और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका रेंज अगर सोचते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए 3 अगर कॉमन ले लेते तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4/3 हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो रेंज आ गया वो हो जाएगा आपको 1 से इंफिनिटी। अभी आप सोच के देख सकते हैं कि ये चीज इससे हमेशा बड़ा है या फिर छोटा है, मतलब इक्वल है, बड़ा है या फिर इक्वल है। अगर ये एक्सप्रेशन इससे हमेशा बड़ा या फिर उसके इक्वल होता है, मतलब क्या कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो इसका मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा या फिर इक्वल होगा, वही तो होगा ना। एकदम जो अल्टीमेट कंडीशन होगा वो क्या होगा कि इसका मिनिमम वैल्यू, इसका जो सबसे छोटा छोटा वैल्यू है वो अगर इसका बड़ा से बड़ा वैल्यू से भी बड़ा है तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, क्योंकि इसका वैल्यू जब बढ़ता जाएगा तब तो इसका मैक्सिमम वैल्यू से ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। नहीं आ रहा है, तो इस जगह से आपको जो अल्टीमेट कंडीशन मिलता है वो वही है कि 1 जो हो जाएगा वो आपका अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है और इसका मिनिमम वैल्यू 1 है, से बड़ा होगा। और यहां से आपको बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है। इनइक्वालिटी में ये सारी चीज आपको अच्छे से डेप्थ में जाके समझाया गया था। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होगा तो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको मिल रहा है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है सर, है ना। तो यहां से आपको ये चीज मिल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, fx is equal to x square plus bx plus 3, है ना, is not injective for x belongs to 0 से 1। बोलता है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इंजेक्टिव नहीं है, मतलब 1-to-1 नहीं है इस इंटरवल में। तो आप समझ सकते होंगे कि अगर ये इस इंटरवल में 1-to-1 नहीं है तो क्या होगा, उसी इंटरवल में उसको इंक्रीज डिक्रीज दोनों करना होगा। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, डिस्क्रिमिनेंट पता नहीं है, मतलब इतना पता है कि ग्राफ अपवर्ड होगा, इतना कंफर्म है कि ग्राफ अपवर्ड होगा, डिस्क्रिमिनेंट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। इतना पता चल गया कि ग्राफ तो भाई अपवर्ड पहला बोला होगा, डाउनवर्ड नहीं हो सकता है। अभी बोला है कि 0 से 1 पे 1-to-1 नहीं होना है, मतलब मैनी वन होना है। अगर मैनी वन होना है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज दोनों करना होगा।
समझ में आया ना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंक्रीज डिक्रीज करना मतलब उसका मिनिमम वाला पॉइंट अगर अपवर्ड पैराबोला हो जाता है, मतलब ये जो मिनिमम वाला पॉइंट है वर्टेक्स है, वर्टेक्स। सोच के देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा है। मतलब इनडायरेक्टली आपको ये कहने का कोशिश कर रहा है, उसने थियरी ऑफ इक्वेशन को पूरा पूरा यूज कर लिया, यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि दोस्त ये जो वर्टेक्स है वो अगर उस इंटरवल में गिर गया, वो अगर उस इंटरवल में गिर गया तो क्या हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा ना। अगर आपका 0 से 1 के बीच में ये वर्टेक्स गिर गया तो इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी हो जाएगा, डिक्रीज भी हो जाएगा। और इस वर्टेक्स गिर गया मतलब क्या, वर्टेक्स ये तो x का वैल्यू है ना, मतलब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो -b/2 ये होता है ना, वो उस रेंज पे होना पड़ेगा। मतलब कि x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स मस्ट बी इन बिटवीन 0 and 1। अगर ऐसे हो जाता है तभी जाकर के फंक्शन मैन्युअल हो जाएगा इस इंटरवल में, दैट इज 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अभी बोलोगे सर आपने यहां पे इक्वालिटी क्यों नहीं ली? मैं बोल रहा हूं अगर मैं इक्वालिटी ले लेता तो कहानी कुछ इस प्रकार से हो जाता ना, वर्टेक्स ये मिनिमम वाला पॉइंट ये हो जाता और यहां से तो ग्राफ इंक्रीजिंग हो जाएगा ना इस पूरे इंटरवल में। या फिर अगर कहानी ऐसे हो जाता कि वर्टेक्स वाला पॉइंट एग्जैक्टली 1 पे आता तो आप सोचो ना पूरा 0 से 1 पे ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। इस वर्टेक्स के बाद भी तो थोड़ा हिस्सा होना पड़ेगा इस इंटरवल में, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन को तो कट करने के लिए दूसरा पॉइंट मिलेगा ही नहीं। देखना अगर वर्टेक्स यहां पे होता है तो थोड़ा सा डिक्रीज होकर थोड़ा सा इंक्रीज भी हो जाएगा, तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो दूसरा एक पॉइंट मिल जाएगा उसी इंटरवल में कट करने के लिए। इसीलिए हमने यहां पे इक्वालिटी को कंसिडर नहीं किया। ये कंसेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा। तो -b/2 ये कितना हो जाता है देखो, -b/2 into 1 लाइज बिटवीन 0 and 1। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना, -b/2 आ गया ना। तो -b/2 है, -b/2 हो गया आपका 0 से 1 तक। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -b हो जाएगा 0 से 2 तक, है ना। तो b का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2 से 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली समझ में आया, क्योंकि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों तरफ तो इनइक्वालिटी जो हो जाएगा वो क्या होगा, रिवर्स होगा और ये हो जाएगा आपका बी का आंसर। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। एक्सरसाइज 3 के ही क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चंस में गिने जाते हैं और बाकी क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप करोगे सोच सोच के और प्रॉपर्ली आपका डाउट्स जो है वो एक एक डाउट्स हम टेलीग्राम और वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा बारी है, अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एक्सरसाइज 1 से है और प्योर बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है ना, तो बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है स्पेशल क्वेश्चंस को, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारा एक आखिरी टॉपिक बचा रहेगा और कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो अभी हम वो चीज देख लेते हैं फटाफट।